हेलो दोस्तों, सुपर कंसेप्ट अवधारणा के जीट यूट्यूब चैनल पर और साथ ही कंसेप्ट क्लासेस बाय ओम सर एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत है। कंसेप्ट क्लासेस बाय ओम सर नाम से प्ले स्टोर पर मेरा एप्लीकेशन अवेलेबल है। आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं और विभिन्न कोर्सेज को आप लोग बाय कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग को बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, बीपीएससी मुख्य परीक्षा और साथ ही एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियोज, पीडीएफ और क्विज क्वेश्चन उपलब्ध रहेगा। तो चलिए हम आज की कार्यशाला जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के साथ करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 6 भाग हैं। पहला भाग है हम भारत के लोग, और दूसरा भाग है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और तीसरा है समाजवादी, और चौथा है पंथ निरपेक्ष, और पांचवा है लोकतंत्रात्मक, और छठा है गणराज्य। गणराज्य। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है 6 भागों में विभाजित है। अब हम भारतीय संविधान की ये 6 भाग है उसको हम विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग शब्द का तात्पर्य है कि भारतीय सत्ता के स्रोत, भारतीय शासन के स्रोत जो है भारतीय जनता है, और भारतीय संविधान और भारतीय सत्ता की अंतिम शक्ति जो है अंतिम रूप से भारतीय जनता में निहित है। और दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का प्रयोग हम 2 रूपों में करते हैं, एक आंतरिक रूप में और एक बाहरी रूपों में। आंतरिक रूपों में हम करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द की व्याख्या करते हैं, तो उसमें हम पाते हैं कि भारत जो है आंतरिक मामले में सर्व संपन्न है, यानी कि कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। किसी भी व्यक्ति, संगठन, संस्था, चाहे वह निजी हो या सरकारी हो, उसे अपने आदेश को पालन करने के लिए बाध्य कर सकती है। यदि कोई भी व्यक्ति, संगठन या संस्था आदेशों का अवहेलना करती है तो उसके लिए वो दंड का भागी होती है। और बाहरी मामले में संप्रभुता शब्द का प्रयोग, कोई भी देश जो होता है बाहरी मामले में संप्रभु नहीं होता है। संप्रभु इसलिए नहीं होता है कि वो किसी देश को दिशा निर्देश नहीं दे सकता है, आदेश नहीं दे सकता है, और दिशा निर्देशों के पालन के लिए दंड की व्यवस्था नहीं कर सकता है। तो बाहरी मामले में हम कहेंगे, आंतरिक मामले में जो है सरकार क्या होता है, संप्रभु होता है, सभी निर्णय लेने के लिए सक्षम रहता है, और बाहरी मामले में स्वतंत्र होता है। कोई भी देश जो है संधि, समझौता इत्यादि के लिए सरकार को बाध्य नहीं कर सकता है। अब तीसरा शब्द है समाजवादी। समाजवादी शब्द का प्रयोग जो है समतामूलक समाज की स्थापना के लिए किया जाता है, लेकिन भारत के संदर्भ में जो है समाजवादी शब्द का प्रयोग जो है अलग रूपों में की गई है। भारत में समाजवादी शब्द का प्रयोग जो है
कल्याणकारी राज्य की स्थापना के रूप में किया गया है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहें कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, अधिक से अधिक लोगों को सुख की प्राप्ति हो, सुविधाओं की प्राप्ति हो, अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया जाए। और उसके बाद है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष शब्द आता है, लेकिन पंथ निरपेक्ष शब्द जो है धर्म निरपेक्ष शब्द से व्यापक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि धर्म निरपेक्ष शब्द क्या है। तो धर्म निरपेक्षता का अर्थ है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म पर आक्षेप नहीं डालेंगे या बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रश्न आता है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म पर आक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन एक ही धर्म के अंतर्गत बहुत सारी शाखाएं होती है, बहुत सारे पंथ होते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट अधूरा हो जाता है। हो सकता है कि एक ही धर्म के अंतर्गत जो है विभिन्न पंथों के बीच बाधा उत्पन्न किया जाए, किसी प्रकार का रुकावट पैदा किया जाए। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर धर्म निरपेक्ष शब्द के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द का व्यवस्था किया गया। और उसके बाद है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक शब्द जो है दो शब्द से बना है, लोक और तंत्रात्मक। लोक का अर्थ होता है जनता, लोक का अर्थ होता है जनता और प्लस तंत्रात्मक का अर्थ है शासन। यानी कि जिस शासन व्यवस्था का संचालन जो है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से होता है, उसे लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। लेकिन यह जो है जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से थोड़ा सा अलग है। जैसे जनतंत्र का अर्थ जो होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन। लेकिन जनतंत्र शब्द से लोकतंत्रात्मक शब्द जो है, लोकतंत्र शब्द है या लोकतंत्रात्मक शब्द है, काफी व्यापक है। लोक का एक अर्थ होता है लोकप्रिय शासन व्यवस्था, यानी कि जनता का शासन तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ लोक कल्याण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। हो सकता है कि जनता की चुनी हुई शासन व्यवस्था हो, वह जनता के कल्याण के लिए नहीं हो। भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं तो लाठी डंडा खाना पड़ता है। किसान आंदोलन में लोग सम्मिलित होते हैं तो उन्हें लाठी डंडा खाना पड़ता है। तो लोकतंत्रात्मक शब्द जो है जनतंत्रात्मक शब्द से जो है थोड़ा सा भिन्न है। हालांकि दोनों शासन व्यवस्था में जो है जनता की भूमिका अहम होती है, लेकिन लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का मतलब है जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधियात्मक शासन, लेकिन वह लोक कल्याणकारी होना चाहिए, अर्थात लोकप्रिय होनी चाहिए। और उसके बाद आता है गणराज्य शब्द। तो गणराज्य शब्द जो है दो शब्दों से बना है, गण तथा राज्य। गण का अर्थ होता है समूह और राज्य का अर्थ होता है देश। यानी कि भारत के अंतर्गत जितने भी पद है वह सभी भारतीय नागरिकों के लिए होनी चाहिए, चाहे वह राष्ट्रपति का पद हो, चाहे वह प्रधानमंत्री का पद हो, या कोई भी सरकारी और राजनीतिक पद हो, सभी भारतीय नागरिकों के लिए होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि निश्चित प्रक्रिया के तहत कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का पद प्राप्त कर सकता है, यानी कि 50 अनुमोदक होना चाहिए और 50 अनुसमर्थक होना चाहिए। इसी तरह कोई भी व्यक्ति जो है MP MLA या प्रधानमंत्री का पद निश्चित प्रक्रिया के तहत पा सकता है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। गणतंत्र का एक अर्थ होता है राष्ट्राध्यक्ष जो है राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन होना चाहिए, न कि मनोनयन। यानी कि भारत का सबसे बड़ा पद जो है सर्वोच्च पद कौन सा है?
राष्ट्रपति का पद होता है। राष्ट्रपति जो होता है देश का प्रथम नागरिक होता है और भारत की शासन व्यवस्था का संचालन जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के नाम पर उसका प्रयोग करती है। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होना चाहिए, न कि मनोनीत। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के कितने भाग है? तो इसका आंसर होगा 6 भाग। पहला, इसे पहले बता चुके हैं, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया? संशोधन कब किया गया? कब किया गया? इसका आंसर है 1976 ईस्वी में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संशोधन के तहत 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 ईस्वी के तहत। अब उसके बाद प्रश्न पूछता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन हो चुके हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन हो चुका है? संशोधन हो चुका है, इसका आंसर होगा 1 बार 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में हुआ था 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को संविधान के आधे संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके बाद प्रश्न आता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को कब जोड़ा गया? इसका आंसर है आपका 1976 ईस्वी में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 ईस्वी के तहत जो है सर्वप्रथम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था।
अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना से और प्रश्न जो है पूछा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 तरह की न्याय की व्यवस्था की गई है। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा जो है राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है सरकारी योजनाएं जो है समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और साथ ही समाज में जाति पाति, लिंग, जन्म स्थान, वर्ण इत्यादि आधारों पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और उसके बाद है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है सभी व्यक्तियों को न्यूनतम आर्थिक जीवन की पूर्ति होनी चाहिए, अर्थात न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है सभी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, जो वयस्क मताधिकार की सीमा वायु सीमा को प्राप्त कर चुके हैं, संघ या संगठन बनाने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार तथा निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिए। और उसके बाद जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है? कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है। पहला है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है? तो 5 तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है। पहला है विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास और चौथा है धर्म और पांचवा है उपासना। तो भारतीय संविधान में 5 तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं जो काफ़ी कठिन होते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। संविधान के कुछ स्पेशल प्रश्न जो है बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में तथा अन्य राज्य लोक सेवा 1-2 आयोजित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस प्रकार है। पहला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? कौन सा तथ्य सही है?
को ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। और एक ऑप्शन है इसको काट देते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। और दूसरा ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। और वो ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। और घ इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ऐसा जाने वाला प्रश्न है, बीपीएससी में पूछा गया है, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये पूछा गया है। अब उसके बाद है प्रश्न आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? कौन सा तथ्य सही है? तथ्य सही है। अंगीकृत, अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित। ख है अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित, अंगीकृत एवं आत्मार्पित। और ग है दोनों में से कोई नहीं। और घ है अंगीकृत, आत्मार्पित एवं अधिनियमित। इसका आंसर होगा अंगीकृत, अधिनियमित
एवं आत्मार्पित। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आप याद कर लीजिएगा। एक बार बोलकर मैं सुना देता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आप भली भांति याद कर लीजिएगा। अब कुछ पॉइंट्स और भी रह गए हैं, जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा क्यों कहा गया है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा क्यों कहा गया है? तो संविधान की आत्मा इसलिए कहा गया है कि भारतीय संविधान का संपूर्ण सार तत्व जो है, निष्कर्ष जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है। इस कारण जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। और दूसरा, इसको पूर्व पीठिका के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व पीठिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पूर्व पीठिका के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसकी चर्चा जो है भारतीय संविधान की किसी अनुच्छेद, भाग, उप अनुच्छेद, अनुसूची, उप अनुसूची या उपभाग में इसकी चर्चा नहीं है। यानी ये पहले का पाठ है। पूर्व का शाब्दिक अर्थ होता है पहले, और पाठ, पाठ का आप लोग जानते हैं, तो ये पहले का पाठ है। लेकिन गोलकनाथ बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा अर्थात भाग है। इससे पहले 1960 ईस्वी के बेरुवारी यूनियन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था, जो 1960 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन आया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। अब कुछ स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्न आता है, जैसे संविधान की आत्मा किसने कहा है? प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा है? तो प्रस्तावना को आत्मा कहा है पंडित ठाकुर दास भार्गव ने। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के नाम से संबोधित किया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के संदर्भ में आप लोगों को ज्ञात होगा। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत जो है परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण इत्यादि रिट जो है उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय जारी करती है। और उसके बाद स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्न आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक
कुंडली के नाम से किसने संबोधित किया है? राजनीतिक कुंडली। तो इसका आंसर होगा के एम मुंशी। स्टेटमेंट से संबंधित यही प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करता हूं कि इस खंड से किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। और आज की कार्यशाला जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के साथ समाप्त की जाती है। धन्यवाद।